ओके शुभम, सो वेलकम टू ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे इस पॉडकास्ट में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ढेर सारे सवाल जवाब होगी आपके साथ। मैंने जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया, ऑनबोर्ड किया कि आप जरा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक ऐसे पॉडकास्ट करें जिसमें अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी बताएं। आपने कई सारी बग बाउंड्रीज भी की है और ओसेंट के बारे में मैंने देखा, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी काफ़ी कुछ पोस्ट किया। तो मैं इस सब कुछ का निचोड़ ना अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि वो किस यस। तरीके से साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर गोल सेट कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी बग यस। बाउंड्री में अपने कई सारे अमाउंट्स भी आपने जीते हैं। तो मुझे एक एक करके बताइए कि आप इस सफ़र को कैसे स्टार्ट किए हो और साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या क्या आपने किया है, इस पे अपने बारे में कुछ बताइए। ओके। तो सबसे पहले ड्रॉप कॉन्ग्रेचुलेशन आपको थैंक यू हमें इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए वेरी वेरी। और रही बात आपने जैसे बोली कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे पहले हम लोग जैसे वही अब हम लोग को स्टार्टिंग में तो पहले साइबर सिक्योरिटी में पता था नहीं। सब लोग हैकिंग का क्रेज ही लगा रहता है। जैसे हम लोग आपको भी होगा स्टार्टिंग में। बिल्कुल हम बिल्कुल। भी बिल्कुल सब हम हर लोग सोचते हैं काश हम गेम हैक कर सकते थे या इसका अकाउंट हैक कर सकते थे। दोस्तों में लगी बात रहती थी, कभी कभार फ्रेंड में ऐसी बात रहती थी। तो एक अलग से अंदर से पहले हैकिंग के लिए क्यूरियोसिटी जागी ओके। कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। फिर स्टार्टिंग में हमने जैसे फिशिंग किया, एंड्रॉइड मोबाइल को रूट करना हो गया, उसमें मालवेयर इंस्टॉल करने हो गए, एंड एंटीवायरस बाईपास करना हो गया, विंडोज हैक करना हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग हो गई। इन्हीं सबसे हमने स्टार्ट करा। फिर थोड़ा थोड़ा और जैसे आगे बढ़ते गए तो पता चला कि साइबर सिक्योरिटी की मेन रूट कॉज यहीं से निकल रहा है। फिर इसमें और आगे बढ़े, उनके फिर साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग जैसे पिलर्स एक तरह से कह सकते हैं नेटवर्किंग का, अलग अलग नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, मेन लिनक्स हम लोग का काली लिनक्स जैसे हम बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं इनके बारे में नॉलेज। फिर मेन अपनी फिर आगे और फील्ड्स में बढ़े, अलग अलग टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एंड्रॉयड ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, iOS पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एपीआई और रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और ओनसेंट, इन सब चीज़ पे आगे आगे बढ़ते और फिर नॉलेज गेन करना अभी भी चल ही रहा है। परफेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि आप साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी बड़े बड़े सार्फ डोमेन का आपने नाम लिया, तो आप फ्यूचर में क्या सोचे हैं? मतलब आप क्या जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या इंडिविजुअल या फ्रीलांस काम करना चाहते हैं? क्या सोचा है आपने आगे चल के? वेल तीनों के ही अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे हमने बोला कि फ्रीलांसिंग का है, तो फ्रीलांसिंग में तो साइबर सिक्योरिटी में नो डाउट काफ़ी अच्छा गोल है, क्योंकि बग बाउंटी हंटिंग को हर कोई इंडिविजुअल करी, हर कोई तो नहीं करेंगे बट स्टिल इंडिविजुअल्स कर ही रहे हैं। वो फ्रीलांसिंग के लिए या तो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्विस कोई कंपनी को प्रोवाइड करना है तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फिर आप बिजनेस की आप बात कर रहे हैं तो नो डाउट हम लोग जैसे कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी हो गई जो अलग अलग पेनिट्रेशन टेस्टिंग उनकी वेबसाइट्स को, उनके ऐप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग। और रहा जॉब के लिए तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, CISO, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, इन सब की काफ़ी सारे रोल्स हैं। ओके, तो आपने अभी तक बग बाउंटी में कितना इनकम किया? मतलब अगर सारे कुछ कैलकुलेट कर लें, जो भी बाउंटी यस, आपको मिली, तो लगभग कितना हो चुका होगा ये अमाउंट? अराउंड 50 to 40, 40 to 50। मतलब आपने 40 से 50 हज़ार रुपये बग बाउंटी से आपने अर्न कर चुका है अभी तक। ये सब तक। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, एक बग को फाइंड आउट करने में लगभग कितना समय लग जाता है आपको? मान लीजिए किसी वेबसाइट के ऊपर कोई बग है, अब हमें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि वो यस। कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ मिलेगी, क्या एक्सेस मिलेगा, या यस। HTML इंजेक्शन मिलेगा, या प्राइस टेम्परिंग मिलेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? क्या स्टेप रहती है आपकी किसी वेबसाइट के ऊपर बग फाइंड आउट करने का? अब देखिए मेन बात तो ये थी कि जैसे हर एक वेबसाइट अलग अलग तरह की है। अब चाहे ब्लॉग की हो गई, ई कॉमर्स की होगी, तो भी अलग अलग तरह की हैं। इन पे अलग अलग CMS बेस्ड हैं, कुछ कुछ नॉर्मल कोड से ही बनी हुई, तो उन पे डिपेंड करता है। और रही बात आप जिस कहने की वल्बिलिटीज फाइंड करें, तो मेन फंक्शनलिटीज पे वो डिपेंड करेगा। अब सपोज मान लेते हैं कोई शॉपिंग साइट है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उस पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है टेस्टिंग के लिए। अब वहाँ पे आप प्राइस टेम्परिंग के लिए देख सकते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन के लिए देख सकते हैं, अकाउंट का आपका ऑप्शन होता है कि आप अपना अकाउंट बना तो वहाँ पे इंजेक्शन फ्लॉज देख सकते हैं, SSRF, CSRF, XSS, क्योंकि अगर हम लोग का इमेज अपलोड का ऑप्शन बोल रहा है तो उससे क्रॉस ओरिजिन का अलग अलग बग्स हो गए। और मेन आपने जैसे कई सारे, ओके, मैं पूछना चाहूँगा कि मैं व्यूअर्स यस भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप वर्ड बोल रहे हो। आपने कई सारे वल्नरेबिलिटीज़ का आपने नाम लिया, एज वेल एज आपने ई कॉमर्स का भी नाम लिया। तो मुझे बताओ आप यस। कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट को आप किस तरीके से देखते हो? मान लो अगर वो वर्डप्रेस से बनी है, यानी कि CMS से बनी है,
वैसे ओके। सीएमएस के बारे में बता देना चाहूँगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो जहाँ सीएमएस पे मान लीजिए एक वेबसाइट बनी है और एक नॉन सीएमएस पे वेबसाइट बनी है, तो आप इन दोनों को किस तरह पेन टेस्टिंग करोगे? मुझे कोई 5 स्टेप बताइए। 5 नहीं, चलो 3 स्टेप बता दो कि 3 क्या स्टेप लेंगे आप सीएमएस पे और 3 क्या स्टेप लेंगे नॉन सीएमएस पे। अब पहले हम, जैसे आपने बोला कि 3 स्टेप पे, तो हम सीएमएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक जैसा है। आपने बोला कि वर्डप्रेस पे भेज रहे हैं, तो पहला स्टेप रिकॉन कहेंगे, बट इतना रिकॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले से ही, अब जैसे कहा कि वर्डप्रेस साइट है, तो हम पहला स्टेप ये लेंगे कि वर्डप्रेस रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज उस पे ट्राई करें। क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात हो सकती है कि उसके जो एडमिन्स हैं, उनने वर्डप्रेस रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ को उनने प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाए रखी हों। अब सपोज़ फर्स्ट स्टेप में हम लोग को वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड हो गई, 1, 2, 3 शायद। सेकंड पे हम आएँगे इंजेक्शन फ्लोज़ या अकाउंट टेकओवर फ्लॉज़ पे, या फॉरवर्ड पासवर्ड रीसेट, जिससे दूसरे यूज़र तक को इफ़ेक्ट करे। और कई चांसेस अगर हुए, तो जैसे हम जानते हैं कि डब्ल्यूपी एडमिन होते हैं वर्डप्रेस साइट पे, तो उस तक इफ़ेक्ट पहुँचे। सेकंड पे हम इस पे आ सकते हैं। तीसरे पे मेन आता है सेवियर पे। अब इस पे काम आ सकते हैं हम लोग की सीवीईज़। जैसे वर्डप्रेस भेजे, तो कई बार चांसेस होते हैं कि वर्डप्रेस के साइट होती है वो लोअर वर्जन्स, या तो उनके प्लगइन्स ये सब लोअर वर्जन्स पे रहती हैं। तो वहाँ चांसेस रहता है कि कुछ सीबीएसई होते हैं, जैसे हम लोग आरसीई ले सकते हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन, अलग-अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ तक एस्केलेट हो सकता है थर्ड स्टेप पे। और फिर बात आती है नॉन कोडेड वेबसाइट पे, वो भी सेम ई-कॉमर्स पे। तो वहाँ पे ये चांस नहीं रहेगा कि हम लोग को सीवी मिलेगा तो वर्डप्रेस रिलेटेड साइट हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वर्डप्रेस रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ नहीं रहेंगी, नो ओके। चांस। तो फर्स्ट स्टेप पे हम रहेंगे, जैसे हमने बोला रिकॉन पे। तो हम लोग रिकॉन पे हम ये देख सकते हैं कि उसपे जैसे जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स रन हो रही हैं, जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं या अलग-अलग कैप्चा कीज़ हैं, तो इनको बायपास करने का तरीका, या तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, उन पे कहीं हिडन सेंसिटिव इन्फो तो नहीं लीक हो रहा है। या कई बार आपने देखा होगा साइट पे कि वहाँ पे अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड, डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड, अलग-अलग तरह की एपीआई कीज़, एडब्ल्यूएस की एपीआई कीज़ यहाँ स्टोर होती है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र एक तरह से कहते हैं, इस पे आएँगे। सेकंड वाले पे अकाउंट टेकओवर या तो प्रिविलेज एस्केलेशन तक का एस्केलेशन करा जाएगा, क्योंकि नॉर्मल साइट है, ई-कॉमर्स साइट है, अकाउंट साइन अप का फंक्शन हो गई, सर्च का फंक्शन हो गई, तो वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। सर्च एक्सेस हुआ, वहाँ से हम लोग एडमिन की कुकी हाईजैक हो गई, वी कैन नॉर्मल यूज़र से हम लोग एडमिन तक हो गए, प्रिविलेज एस्केलेट हो गया हम लोग का। थर्ड पे इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे जैसे अब साइट है, अलग-अलग सोर्स से वो फाइल कलेक्ट कर रही होगी, तो उन एक मिनट, एक सोर्सेज़ मिनट, का मैं एक पूछना चाहूँगा। अभी जस्ट आपने एडमिन पैनल को एक्सेस बोला, मतलब आप ये कहना एडमिन चाह रहे हो कि एक्सेस को फाइंड आउट करके हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं? एडमिन के अकाउंट की कुकीज़ को हैक कर ओके, सकते कैसे? हैं। ये इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये बिल्कुल। ये ये छोटी बात नहीं है कि भाई हम तो सुने हैं काफ़ी बार, बट ये कैसे करेंगे? मतलब क्या स्टेप होती है इसके लिए? हुँ, ओके, ओके। जैसा हम वही आपने बोला, तो मान लेते हैं हम कोई भी एक शॉपिंग, एक सेकंड। कुछ भी ले लेते, ई कॉमर्स ले लेते, कोई भी एक हाँ, ई हाँ, कॉमर्स हाँ, वेबसाइट कोई ले नहीं। लिया हमने। ओके, तो उसपे कमेंट ऑप्शन है, और जो एडमिन है उसका, वो डेली साइट को मॉनिटर करता है। ओके, अब एज़ एन अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें, तो वहाँ पे हम लोग को मान लेते हैं एक्सेस मिला, वी गेट अ प्रॉम्प्ट। ओके, ठीक बट है। फर्दर इसको एस्केलेट करना, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं, या अगर नहीं अच्छा, भी जानते हो एस्केलेट कि को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ओके, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ये अगर कुछ भी जानकारी ना रखे हों, या साइबर सिक्योरिटी बिगिनर हो, तो उनको भी समझ में आए। ओके, एस्केलेशन का बेसिक मतलब अपने राइट्स को बढ़ाना। अब जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल, अब आप परमिशंस को साइबर बढ़ाते सिक्योरिटी, चले जाना, राइट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब ठीक चाहे है। हम नॉर्मल यूज़, अब चाहे हम लोग लिनक्स भी यूज़ कर रहे हों, तो वहाँ पे हम लोग को देखा होगा मोस्टली काम हम लोग रूट यूज़र से ही करते हैं, सही है ना? बात, तो बिल्कुल। नॉर्मल यूज़र को एस्केलेट करने के लिए वो पासवर्ड माँगता है, तो वही हम करते हैं, तभी हम लोग के प्रिविलेज एस्केलेट हो पाते हैं, तभी हम रूट यूज़र से काम कर पाते हैं। वही चीज़ हम लोग की वेब एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी में आती है। अब यहाँ पे जैसे आपने बोला यूज़र से एडमिन, अब नॉर्मल यूज़र तो वही हो जो उन पे शॉपिंग साइट पे शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी आइटम्स को कार्ट पे ऐड कर रहे हैं, वही एडमिन वो यूज़र वो होगा जो उनके सारे इन्फॉर्मेशन तक देख सकता है, अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, उनके पेमेंट बेसिस, उन सबको एडिट कर सकते हैं, या एडिट करना, उन पे चेंजेस लाना, ये सब एस्केलेशन नॉर्मल यूज़र से एडमिन तक का होगा। अच्छा, ओके, ओके, समझ गया मैं। ओके। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो? मान लो एक वेब 2 डेवलपर बैठा हुआ है, एक वाया सीएमएस बनाता है वेबसाइट और एक वाया कोडिंग बनाता है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर्ड है? जो कोडिंग से बनाते हैं। वो ज़्यादा सिक्योर्ड है। अच्छा, इसका क्या फ़ॉर्मूला है बताइए? कि ऐसा क्यों आप बोल अब रहे हो कि कोडिंग वाली वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर हो गई? अब क्योंकि देखिए, अब कोडिंग वाली वेबसाइट डेवलपर अपने साफ-साफ उसको उसके डेवलपर के पास पूरा कंट्रोल रहेगा उस कोड को चेंज करने का। और अगर जैसे कई उस मान लीजिए वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट भी होती हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, तो डेवलपर
पास्ट वल्नरेबिलिटीज पैच कर पाएगा। और वहीं अगर हम CMS वाली वल्नरेबिलिटीज पे आप कह रहे हैं CMS, नो डाउट हम कहते हैं, नो डाउट उनको ईजी टू इंस्टॉल है, सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन नो डाउट उसमें अच्छी है, नो डाउट। ठीक है। बट वहीं अगर कहीं उस पे सीवी आती है या वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस जुमला अलग अलग CMS है, नो डाउट। बट अगर उन पे कहीं सीवीज आती तो इनको आपको अपडेट करना, उनका नए वर्जन को इंस्टॉल करना, ये काफ़ी हार्ड काम हो जाएगा फिर आपके लिए। ओके, तो और जो आप क्या फिर सीवीज के ऊपर स्टडी करते हैं? सीवीज का फुल फॉर्म हो गया कॉमन वल्नरेबिलिटी कॉमन एक्सप्लोजर। वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लोजर, ओके, बिल्कुल। तो मुझे एक्सप्लेन करिए सीवीज क्या होते हैं, और अगर एक बिगनर को समझना हो सीवीज के बारे में तो क्या कहेंगे इसे? सीवी जैसा आपने बोला कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लोजर, नो डाउट। तो अब मान लेते हैं कोई भी एक CMS के हम लोग की बात करें तो इसी को लेके चलते हैं। सपोज एक वर्डप्रेस का वर्जन है 6.6.1, ओके। तो उस पे एक अटैकर है जो, अब जैसे हम वर्डप्रेस 6.6.1 है, नो डाउट मिलियंस ऑफ साइट इस पे रन हो रही होंगी। सही तो बात है, इन पे, बिल्कुल। ओके, तो अगर उसके वर्डप्रेस के CMS पे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है, CMS पे साइट पे नहीं, ठीक है। CMS पे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है जिससे लोकल फाइल इंक्लूजन तक एस्केलेट हो रहा है। दैट मीन्स जो साइट उस पे होस्टेड है, हम लोग उसकी इंटरनल फाइल्स को आराम से व्यू कर सकते हैं, ETC पासवर्ड, शैडोज, नो डाउट ये हम लोग आराम से व्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी मिली वर्डप्रेस CMS पे, ठीक ओके, है। कॉमन वल्नरेबिलिटी। अब इनको अभी ये CV असाइन करते हैं अलग अलग CNA, कॉमन, ओके, CNA CV असाइन करते हैं आपकी। अब वर्डप्रेस का भी CNA है जो कि WP स्कैन, दूसरी है, ओके। तो ये स्कैन, ये CV असाइन करती है वल्नरेबिलिटी जो पर्टिकुलरली उनके CMS पे मिली होती है, ठीक है। ओके। अब 10 ऑफ मिलियन वेबसाइट होस्टेड है वर्डप्रेस 6.6.1 पे। अब वहाँ पे एक अटैकर ने एक एक्सप्लॉइट बना लिया, मान लेते हैं, ठीक या है। एक पाइथन कोड ही बना लिया जो उस पर्टिकुलर CV को एक्सप्लॉइट कर दे रहा है। ठीक है। सपोज कोई भी HTTP हेडर से या कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर्म से उसको एक्सप्लॉइट करके वो सारी लोकल फाइल इंक्लूजन की जो उस पे साइट पे इंटरनल फाइल थी वो उसको शो कर दे रहा है। दैट्स व्हाई एक्सप्लॉइट हो गया, ओके। ओके। देन अभी ये CV फर्दर आके उसमें फर्दर वर्डप्रेस को रिपोर्ट हुई, उन्होंने उस CV को एक्नॉलेज कर दिया, ये CV आगे रिलीज हुआ। अब CV का फॉर्मेट जैसे हम लोग जानते ही होंगे, CV, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद जो उनकी टेम्परिंग डेट दी जाती है, तो क्या CV टू। आपने अपने नाम पर कोई भी सीवी को रजिस्टर्ड किया है, या क्या कोई कोशिश किया है आपने? नहीं नहीं, CV तो करेंटली अभी नहीं है। ओके। ओके, सही है। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है ना, हमारे वेबिनार पे हम लोग इतने एडवांस चल जा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग इसे देख तो रहे होंगे बट समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए, एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक वेबसाइट है, ठीक है। ओके, हमने ये समझा है कि एक वेबसाइट को हैक करने के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, यानी कि रिकॉन किया जाता है। सब बिल्कुल। डोमेन्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे CMS पे है या कोडिंग के पे है। फिर थोड़े से स्टेप बढ़ेंगे, फिर स्कैनिंग के ऊपर जाएंगे। पहले चेक करेंगे, मैनुअल पेन टेस्टिंग करेंगे, सॉरी ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग करेंगे, देन मैनुअल पेन टेस्टिंग करेंगे, राइट? ये प्रोसेस सही है? पहले यहाँ पर ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग में हम इतना नहीं कह सकते क्योंकि बिल्कुल, वहाँ पे वही आपके, मैं बोला। पहले मैनुअल पेन टेस्ट, ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग कर लेंगे, देन मैनुअल पे उतरेंगे, राइट? वही वही ओके, तो मुझे ऑटोमेटेड। बताइए कि ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आती है और उसका क्या इस्तेमाल है, और आपके नज़र में उसका क्या वैल्यू है? ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, न्यूक्लियाई है, ओवास्प ऐप है, एक्यूनेटिक्स हैं, और भी एंड बहुत सारे जो कि हालांकि ये प्लस आपने इनका बफ सूट का नाम नहीं कहा, कुछ दिक्कत या? बफ सूट आपका दोनों में आ जाएगा वो, क्योंकि ओके, मैनुअल मैनुअल भी कर सकते हो, उससे ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, तो तो आपको वो क्या दोनों लगता में है, ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग पे हम लोग भी लगभग 7 अलग अलग सिलेबस में 7 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, उसमें से आपको बेहतर क्या, जैसे निट्टो हो गया, स्पार्टा हो गया, स्किप फिशर हो गया, एनमैप हो गया, ये एक्नोटिक्स हो गया, बफ सूट हो गया, आस्क ज़ैप हो गया, इसमें से आप किसको वैल्यू पहले प्रोवाइड करना चाहोगे? वेल एक्यूनेटिक्स भी देना चाहिए। एक्नोटिक्स पे? बट एक्नोटिक्स तो प्रीमियम है, आपने क्रैक रखा है अपने पास? नहीं नहीं, वो उसका, इसके आपको प्रीमियम की तो आपको गिटहब पे ही मिल जाएंगी। अच्छा, ओके। तो ओके, आप एक्नोटिक्स इस्तेमाल करते हो, राइट? ओके। मुझे बता सकते हो आपने स्कैनिंग के दौरान आपने कैसे बड़ी बग्स देखे हैं, या क्या इसका स्कैनिंग पे बाकियों से अलग है कि आप एक्नोटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं? वेल एक्यूनेटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना इसलिए क्योंकि आप जैसे मेन बात है डीप स्कैनिंग की। ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कोई भी साइट है जो इंटेंशनली वल्नरेबल बनाई गई है, मान लेते हैं ठीक है। जो टेस्ट पेज डॉट वल्नरेबिलिटी है जहाँ तक, यस हाँ, तो ये इंटेंशनली वल्नरेबल है, तो उसका इंटेंसिटी लेवल, और हम लोग जैसे साइट को स्कैन करते हैं अलग अलग का डीप स्कैनिंग लेवल, जिससे स्क्रॉलिंग हो गई साइट की, उस पर अलग अलग हेडर्स को, अलग अलग हेडर्स देखना, तो ये सब तो हम लोग खैर मैन्युअली कर सकते हैं, पर ये चीज़ ऑटोमेशन में एक्यूनेटिक्स फास्ट कर देता है हम लोग को। क्रॉलिंग से इंडेक्स के अलग अलग उनके हिडन पेजेस तक हो गए तो वो क्रॉल कर देगा आपका।
और फिर बात आती है जो मेन वल्नरेबिलिटीज़ की, तो वो आपको हेडर बेस वो दिखा दे, कई बार क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी दिखा देता है। और इससे जैसे आप कह रहे हैं ना कि बबसूक को नहीं किया, तो बबसूक नो डाउट तो आपको ऑटोमेशन में दिखा देगा, बस उसकी प्रॉक्सी आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से वो आपको टारगेट टाइप्स पे दिखा देगा वल्नरेबिलिटीज़। ओके, बहुत ही यूज़फुल आपने बात बता दी है, काफ़ी कुछ। ओके, आपने इनिशियल फेज़ पे एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर भी डिस्कशन किया था और ये हम लोगों का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है हर जगह पे। तो क्या यस, यस। कहना चाहेंगे, एंड्रॉयड हैकिंग कैसे होता है और क्या प्रोसेस होती है एंड्रॉयड हैकिंग की? वेल एंड्रॉयड हैकिंग के लिए कहें तो काफ़ी मेथड्स तो है, नो डाउट काफ़ी हैं। जैसे आप सीधा मेथड तो एंड्रॉयड एपीके डॉट एपी फाइल से, फिर कौन सा दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? आप स्पाई नोट इस्तेमाल करते हैं या ईगल स्पाई इस्तेमाल करते हैं या इसके मेटास्प्लोइट वे से? हाँ। नहीं, नहीं, इसके लिए भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। स्पाइनोट, क्रैक्सरैट, ट्रिपल एट रैट और फिर मेटास्प्लोइटेबल जैसे कहा कि फर्स्ट चॉइस तो मैं हम मान बट लो कि ये मेटास्प्लोइट। आपका पेलोड को, सॉरी, प्ले स्टोर को बाईपास नहीं कर पाता, तो आप इसमें क्या करेंगे? एफयूडी कैसे यस, क्रिएट करेंगे? वेल उसके लिए भी अब जैसे प्ले स्टोर का आपने देखा कि जो ग्रीन स्क्रीन हम लोग के उस पे आ जाती है कोई मार्केट, तो उसके लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं। वो बस एक एसडीके गूगल प्ले स्टोर वेरीफाई करता है, वो अगर हम लोग अपने कोड में ऐड कर देते हैं, आराम से बाईपास हो जाएगा वो प्रोडक्ट। और फिर अगर ज़्यादा जैसे हम लोग का एंड्रॉयड जो मेन एंड्रॉयड का एंटीवायरस है, जो अलग-अलग सिस्टम का है, सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो वो कर रहे हैं, हम तो अपने एपीके को ऑब्फस्टिकेट कर सकते हैं। उसके जो मेन मालवेयर का हम लोग का कोड जहाँ पे आईपी जहाँ पे हम लोग का रिवर्स चल जा रहा है, उसको ऑब्फस्टिकेट कर सकते हैं। इससे और थोड़ी प्रोटेक्शन भी बढ़ जाएगी। और जैसे अगर इन केस हम लोग का मोबाइल जैसे मान लेते हैं कैश होता है साइबर क्राइम में, तो उस एपीके को रिवर्स इंजीनियर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो आप इनक्रिप्ट कर दोगे उसे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग पे क्या रोड मैप होता है? मतलब क्या लगता है आपको, वेब पेन टेस्टिंग में ज़्यादा फ्यूचर है या फिर एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग पे? वेल दोनों का, क्योंकि अब डेवलपर्स और जैसा जिस तरह से अब जैसे देख रहे हैं कि नई-नई चीज़ें बढ़ रही हैं, एआई तक का वो आ गए, एआई-एमएल तक चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके। तो नो डाउट एआई वेब वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एंड्रॉयड ऐप पेनिट्रेशन इन दोनों का स्कोप बढ़ा है। क्योंकि हर एक चाहे आप छोटी से छोटी कंपनी करो, वो अपना वेबसाइट और ऐप दोनों ही बना रही है और दोनों की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वैसे तो ऐप से याद आया, आपने क्या ड्रॉप की एप्लीकेशन देखा है वैसे? ड्रॉप का आपका एप्लीकेशन ये जहाँ तक देखा था प्ले स्टोर में विज़िट करा था बिल्कुल, इससे। तो कैसी आपने आपने देखा है वो एप्लीकेशन ड्रॉप की? ये लॉग भाई इंटरफेस हमने स्टार्टिंग का देखा था, क्योंकि अकाउंट वो कोर्स तो हमारे पास था नहीं, तो वही स्टार्टिंग का यूआई इंटरफेस हमने देखा। अच्छा, ओके, ओके, ओके। जो बहुत ही सही जा रहा है, मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिल रही है। तो वैसे सवाल मेरे पास काफ़ी कुछ है, जैसे बहुत सारे आपने डोमेन्स की बात कर दिया। अच्छा, यस, सोशल मीडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक छेड़ा था, मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। मान लीजिए बिल्कुल। कोई बंदे को सोशल इंजीनियरिंग में आजकल डेट में फिशिंग मतलब बच्चों वाली चीज़ें अभी जस्ट माना जाता है कि यार ये बस छोटी सी चीज़ है, लेकिन रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी। मतलब अभी तो पब्लिश भी नहीं हुआ, अभी तो एडिटिंग चल रहा है, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि $500 की एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने का मिल रहा है, जो यूट्यूबर, हर यूट्यूबर वॉइस को। थोड़ी बफर हो रही है। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो रिसेंटली क्या है ना, एक ऑफरिंग हुई थी हमारे पास, जिसमें बोला ओके, गया था कि $500 आपको मिलेगा अगर आप ये सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते हो तो, और जब ओके, आपकी फॉलोइंग बेस भी अच्छी है। लेकिन ओके। रियलिटी ये था कि वो एक फिशिंग पेज था और इतने सुंदर तरीके से किया गया कि मुझे भी एक्चुअल नहीं पता कि कितने यूट्यूबर्स उसमें टारगेट हुए होंगे। तो आप इसके ऊपर क्या डिस्कशन करना चाहोगे? ये तो चलो यूट्यूब हैकिंग हो गई, मतलब अकाउंट्स हैक हो गए, जिनमें हैक हो जाएगा। बट रियल लाइफ सोशल मीडिया को हैक करने का क्या क्या प्लेस होता है, और क्या क्या प्लान किया जा सकता है एक एक बिगनर हैकर को, अगर उसे सोशल मीडिया को हैक करना हो तो? वेल अगर उसको सोशल मीडिया पे हैक करना है तो आपको थोड़ा तो कॉन्सेंट लगना पड़ेगा, कि आपको विक्टिम को पहले समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप लोग अटैक प्लान कर पाएँगे हम लोग। अब सपोज़ हम लोग का मान लेते हैं कोई विक्टिम है, वो इन्फ्लुएंसर है, ओके। ओके? और मतलब उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है उसकी, ठीक अच्छी है। खासी बढ़ रही है एंड ही इज़ लूकिंग फॉर प्रमोशंस, ठीक ओके? है। तो हम लोगों ने विक्टिम का समझ लिया, हाँ, ये प्रमोशन के बारे में देखा, इसकी ये फॉलोइंग है, इसके ये म्यूचुअल कनेक्शंस हैं जो कि फैमिली मेंबर्स हैं, ओके? उन्होंने इतना उधर से कर लिया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉक पपेट ओके। या डायरेक्टली तो खैर नहीं करेंगे, वो दूसरी बात चली जाएगी। तो सॉक पपेट अकाउंट बना के हम लोग उसको ट्रैप में ला सकते हैं। अब सपोज़ मान लेते हैं, जैसे हमने बोला कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ओपन है, ठीक वो है। प्रमोशंस के लिए देख रहा है। तो हम लोग एज़ अ कंपनी उसी सोशल मीडिया पे जहाँ पे उसका अकाउंट है, वहाँ पे हम लोग एक एज़ अ कंपनी रजिस्टर कर लें। रजिस्टर सॉरी, अपना एक अकाउंट बना लें कंपनी का। और फेक फॉलोवर्स तो आप जानते ही हैं, हाँ, हाँ। फ्लैश करने का टाइम होता ही नहीं।
सही तो बात है। एक दिन में मुश्किल से 1-2 दिन अगर आपको लगा तो फेक फॉलोवर्स का वो हो गया। फिर मेन तीसरा पार्ट आएगा उसको कॉन्टैक्ट करना, उसको ट्रस्ट दिलाना। तो ट्रस्ट के लिए आपको थोड़ा अगर मान लेते हैं पे भी करना होगा तो वो आप करना क्योंकि रिटर्न में जो डेटा आपको मिल रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा उस है। भाई, है ना? अब ट्रस्ट के लिए हम लोगों को उसको पे भी कर दिया। अब नेक्स्ट आता है उसको प्रमोशन के लिए एनरोल करना। हुँ, अब हुँ। यहाँ पे हम लोग को मेन हम लोग को टारगेट अपना बनाना पड़ेगा कि वो कौन से एपीके से, लिंक से हाइजैक हो सकता है। अब सपोज़ उसका हम लोग को सोशल अकाउंट ही हैक करना है, ओके। मान लेते हैं। तो इंस्टाग्राम जैसे बोला, इंस्टाग्राम का आपने बोला कि फ़िशिंग पेज बिल्कुल इंस्टाग्राम तो नहीं, जैसे आपने बोला कि फ़िशिंग पेज बिल्कुल रियल लगा, तो हम इसी को लेके चलते हैं। हुँ, अब हुँ। फ़िशिंग पे अब इंस्टाग्राम पे हम लोग उससे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने इंस्टाग्राम का ही रिलेटेड एक फ़िशिंग पेज बनाया जिसमें हम लोगों ने अपने प्रमोशनल का पेज ऐड कर दिया कि ओके, उसको रियल भी लगे और उसको कोई शक भी ना हो। अब ऐसे तो इंस्टाग्राम पेजेज़ आपको बहुत सारे मिल जाएँगे जिसपे फ्री फॉलोवर्स इन सब का बोला जाएगा। बट ठीक है। उसमें टारगेट को ल्यूर करना इतना आसान नहीं रहेगा। बट अगर हम जैसे हमने प्रमोशन के बारे में उससे बात करी और प्रमोशन के टाइप का ही इंस्टाग्राम का फ़िशिंग पेज बना दिया, देन उसको कोई शक हुआ नहीं और पेमेंट हम लोग उसको पहले कर चुके थे एज़ अ ट्रस्ट के लिए। देन हम लोग पूरा एक वेल क्राफ्टेड मैसेज बनाया, जिसमें हम लोग अपनी लिंक भी डाल दी। और वेल क्राफ्टेड मैसेज उस पे पूरी ग्रीटिंग्स करके उसको सेंड कर दिया। नेक्स्ट आया जैसे अब उसने मैसेज भी हम लोग का देख लिया। ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर उसका ट्रैप में होना। हुँ, हुँ। ओके, अगर उसको कहीं भी थोड़ा-सा भी लग क्योंकि हम लोग प्रमोशन जो-जो चीज़ शक होने वाली थी या जो-जो चीज़ उसको लगने वाली थी वो सब तो हम लोग हटा दी। प्रमोशन पेज वाला पेज हम लोग ऑलरेडी ऐड कर दे रखा था। लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी था। आईपी एड आईपी एड्रेस हम लोग मिली जैसे वो लॉगिन करता, वह लॉगिन भी नहीं करता। उसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना था, वो हम लोग के लॉग्स में कैप्चर हो जाता। इस तरह से पूरा अकाउंट टेक ओवर हो जाता। अकाउंट टेक ओवर तो नहीं एक्चुअली सोशल मीडिया हैकिंग हो जाती है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो कैसे बचा कैसे जा सकता है इतने सारे अटैक से? पता कैसे करें कि मेरे पास मान लीजिए कोई प्रमोशन आया तो रियल है, फेक है? इसको आप कैसे देखते हो? किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जाए? उसके लिए फिर आपको फर्स्ट स्टेप कहेंगे कि आपको आइडेंटिटी मैच करनी पड़ेगी। अब सपोज़ कोई आपको ईमेल भी आ रहा है, जिसमें मतलब प्रमोशन का बोल रहे हैं या तो कोई फ्री सॉफ्टवेयर का बोल रहा है, तो आपको वेरीफ़ाई करना कि वो कंपनी रियल है कि नहीं है। जो लिंक उसने भेजी है, तो आप उसको अपने ब्राउज़र पे ना खोल के अब इससे बचने के लिए काफ़ी सारे नए-नए टेक्निक्स आ गए हैं। जैसे अब कोई भी अगर शॉर्ट यूआरएल होता है तो हम लोग उसकी और लॉन्ग लॉन्ग यूआरएल तक आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उस लिंक पे जाए हुए। तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो मोस्टली अगर जैसे वो हो गया सोर्स इंजेक्ट करने के लिए तो अपनी लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट कर लेते हैं, है ना? आप तो लिंक फिर से हैक करना, सिस्टम हैकिंग की बात कर रहे हैं क्या? मतलब ब्राउज़र एक्सप्लोरर जैसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं क्या कि लिंक पे क्लिक ना नहीं, किया नहीं, जाए? नहीं, नहीं, नहीं लिंक से तो वो सोशल मीडिया के लिए भी आता है जैसे आपने बोला ना कि वो बीवेयर कैसे है वो सोशल मीडिया हैकिंग के लिए तो उसी रिलेटेड। ठीक है। तो अब जैसे आइडेंटिटी हम पहले तो हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैच करना। आइडेंटिटी अगर लेजिट नहीं है तो फिर आप ईमेल पे ध्यान ही ना दीजिए। फिर अगर आपको थोड़ा अगर और अनसेट करना है तो ईमेल के आप लोग हेडर्स पे देख सकते हैं। उस ईमेल आईडी को अनसेट कर सकते हैं। अगर वो ईमेल आईडी बंदे ने जो अटैकर है उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, उस ईमेल आईडी से हम लोग काफ़ी ज़्यादा और लिंक मिल सकता है। फिर जो उसने लिंक भेजी, उसको भी हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी सारी साइटें हुँ, हुँ। जैसे वेब चेक की साइट है, वो एक पर्टिकुलर यूआरएल को पूरा स्टडी करके बता देगी, साइट में क्या था, क्या है, कैसे। तो हम लोग इससे और फर्दर एनालिसिस हम लोग का और अच्छे से बढ़ लेकिन जाएगा। ये किसी मान कर के चलिए एक इन्फ्लुएंसर है, उसे भाई वीडियो बनाना आता है, ठीक है? ओके। तो उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? उसे तो इतना कुछ पता भी नहीं है कि वो कैसे चेक करे। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट लर्निंग साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये सब संभव नहीं है सिक्योर होना? नहीं, तो इन्फ्लुएंसर है उसको भी थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होगी पर हालाँकि थोड़े बट प्रिकॉशन हम लोग उसको प्रिकॉशंस के लिए ज़रूर भी अवेयर कर सकते हैं। ओके कि भाई ऐसे-ऐसे चीज़ें ना किया जाए, थोड़ा-सा हाँ, इसके ऊपर हाँ, जानकारी उसे हो, चाहे वो यूट्यूब देख ले, थोड़ा स्टडी कर ले, हाँ। आर्टिकल्स पढ़ ले सिक्योरिटी पर्पज़ बिल्कुल, पे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे बहुत सारी फॉर्म्स भी ऐसी भी होती है जो सिक्योरिटी लाइंस के कई सारे पैरामीटर देती है, तो सही कहा आपने। ठीक है, हम बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग थोड़ा बग बाउंटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ओके। चीज़ें थी जो व्यूअर्स भी सोचते हैं कि भाई जब जो टॉपिक बोला गया उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत हो। लेकिन अब हम थोड़ा बग बाउंटी के ऊपर प्रॉपर आते हैं। मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सी कंपनीज में क्या क्या बग्स को फाइंड आउट किया और उसमें क्या जर्नी रही, क्या अमाउंट रहा, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए। वेल बग बाउंटी नो डाउट फ्रीलांसिंग का है और उसमें मोस्टली अगर हम कहें तो हमने थर्ड पार्टी बग बाउंटी प्रोग्राम्स या सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स पे ही हंट किया है ज़्यादा ओके। मोस्टली अगर क्योंकि अब यहाँ पे अब जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम में तो क्राउड अभी काफ़ी ज़्यादा आ ही रहा है। तो हम लोग को अलग-अलग प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे जिसके आप जहाँ पे बग जो हो हम लोग का वो डुप्लीकेट ना हो या तो एक्सेप्टेबल हो।
सीधे, तो ये चीज़ रहेगी। और जैसे आप बाउंटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वही मेन फिर वो फिर बग की सेवरिटी और इम्पैक्ट पे करता है डिपेंड। जैसे P1 हो गया, तो उसकी बाउंटीज़ $10,000 प्लस जाएगी, या कई बार 50,000 प्लस भी जा सकता है अगर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होगी तो। फिर अलग-अलग P1 से लेके P5 तक अलग-अलग वल्नरेबिलिटीज़ कैटेगराइज़ होती हैं। ठीक है। P1 क्रिटिकल, P2 हाई, P3 लो, P4 मीडियम, P5 इन्फॉर्मेशनल, अलग-अलग इन सब से ही वल्नरेबिलिटीज़ आपकी कैटेगराइज़ होती हैं। और फिर हैकर1 का भी अगर कहें तो CVSS का सिस्टम होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, जिससे वो लोग पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को स्कोर दे सकते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग को अवार्ड मिलता है। ओके, तो आपने अभी तक कौन सी बग्स को रिसेंटली कौन सी वेबसाइट्स के अंदर बग फाइंड आउट किया था और क्या उसकी बाउंड्री मिली आपको? वेल, इसके काफ़ी सारी वेबसाइट इंक्लूडिंग एनवीडिया आपकी हो गई, बीबीसी हो गया, एंड तो क्या इनविडा नासा हो। इनविडिया पे आपने बग्स को फाइंड आउट किया यस। और उसमें क्या बाउंड्री मिली आपको? नहीं, बाउंटी नहीं था उनका। वेल, उनका ओनली एचओएफ प्रोग्राम था, वो सिर्फ ओनली एक्नॉलेजमेंट ही देते थे। ओके, तो उसमें क्या आपको एडवांटेजेस मिली, मतलब क्या उन्होंने प्रोवाइड किया और उसका क्या, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। अच्छी बड़ी रेपुटेड वेबसाइट है कंपनी है। वेल एनवीडिया पे था होस्ट हेडर इंजेक्शन कैपेबिलिटी। अब तो खैर पैच हो गई, नो डाउट। तो होस्ट हेडर इंजेक्शन कैपेबिलिटी थी उनकी एक सब डोमेन पे एक आएंगे, मेन डोमेन तो है नहीं था, ठीक उनके है। सब डोमेन पे था। तो वहाँ से नॉर्मल यूजर को रिडायरेक्ट करा जा सकता मैलिशियस वेबसाइट पे। ओके, और कौन ओके। सी बग्स फाइंड आउट किया आपने इस वेबसाइट के अंदर? इस ये होस्ट हेडर इंजेक्शन ही हुई थी इसमें। होस्ट हेडर इंजेक्शन, थोड़ा एक्सप्लेन Yes. करिए इस बग को कि ये क्या तो करती है बग और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यस सर, बिल्कुल, जैसे हम नाम से ही समझ में आ रहा है, जी। होस्ट हेडर इंजेक्शन। अब इस वल्नरेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा एचटीटीपी हेडर्स रिस्पॉन्स इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी होगी। जैसे हम कोई भी नॉर्मल साइट है तो वो अपने साथ-साथ हम लोग के एचटीटीपी एड्रेस भी रिस्पॉन्स सर्वर को भेजती है, जिसके रिस्पॉन्स में हम लोग के साइट के एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो हम लोग जो एचटीटीपी हेडर्स भेजते हैं साइट को, जैसे होस्ट हेडर हो गया, जैसे ये होस्ट हेडर इंजेक्शन नाम से ही आपको पता है, होस्ट हेडर। तो एक साइट का एक नॉर्मल, कोई भी साइट हो, उसका एक जी। होस्ट होता है, होस्ट और फिर होस्ट हेडर होता है, जिसपे वो एक पर्टिकुलर डोमेन होता है जिसपे रिक्वेस्ट जानी होती है। पर्टिकुलर डोमेन या तो मेन डोमेन हम लोग कहेंगे। ओके। जैसे जैसे एनवीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो मान लेते हैं होस्ट nvidia.com था, मेन डोमेन ये था। अब वल्नरेबिलिटी इस पे ये हुई, जैसे अटैकर इस होस्ट को कंप्लीटली टेम्पर कर सकता था और एडिट कर सकता था। ओके। अब जैसे होस्ट nvidia.com है, रिडायरेक्ट होना चाहिए था nvidia.com पे, मेन साइट https www.nvidia.com पर। जैसे ही अटैकर ने इसको टेम्पर करा, ठीक है। एडिट करके एविल.com या अटैकर.com या उसकी कोई भी लोकल होस्ट वाली साइट होगी, फिशिंग साइट होगी, उस पे उसने होस्ट को एडिट कर दिया ठीक और है। रिक्वेस्ट भेजी। तो जो रिडायरेक्शन एनवीडिया पे जाना चाहिए था, वो रिडायरेक्शन अब चला गया फिशिंग वाली साइट पे, तो जो कि क्या अटैक। आपने इसे प्रैक्टिकल किया है? जैसे पीओसी, यस यस, बिल्कुल। ओके, तो क्या आप अपनी ई पीओसी हमारे टीम के साथ शेयर करना चाहेंगे, मतलब हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए? कोई प्रॉब्लम यदि ना हो आपको तो? वेल, इसकी पीओसी तो अभी स्टोर नहीं होगी इसमें, सॉरी। नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, इसकी ओके, नहीं तो है। इसके पास है आपके पास जो आपको, मतलब रिटर्न बैक जो भी आपको अप्रिसिएशन मिला, लेटर हेड या फिर कुछ भी ऐसा? यस यस, वो है, बिल्कुल आप ओके, शेयर तो करते हैं। आप अगर हो पाए तो आप मुझे बस शेयर कर दीजिएगा, मैं अपने इस वीडियो पे एक बार अटैच कर दूंगा, इस पॉडकास्ट पे, इस वीडियो पे। ओके, स्क्रीन ओके, शेयरिंग स्टार्ट। परफेक्ट। इसके अलावा और क्या क्या किया आपने, कौन सी बग फाइंड आउट किया, किस वेबसाइट पे किया और क्या अमाउंट मिली आपको, जिसमें मुझे वो बताइए जिसमें आपको अमाउंट मिला हो, बाउंटी मिली हो, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को भी पता चला, मेरे व्यूअर्स को भी पता चला कि भाई क्या स्कोप होता है, मुझे बताइए। यस, यस, काफ़ी साइटें पहले, मैं अगर बाउंटी की बात कर रहे हैं तो एपीपाई थी। एपीपाई जैसे हम मानते हैं, जो ये एपीपाई की ऐसी साइट है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है, जो नॉन कोडिंग से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाती है। तो इन्हीं की साइट पे वल्नरेबिलिटी मिली थी इंजेक्शन की, जो कि मेन साइट तो नहीं थी, इनका एक सब डोमेन था, उन्हीं पे ही इंजेक्शन का फ्लॉ था, जिससे बाउंटी अवॉर्डेड हुई थी हमें। फिर नेक्स्ट एक दूसरी साइट थी, अलग-अलग, उस पे काफ़ी सारे वैलिडिटीज़ में, जैसे आपका सीएसआरएफ हो गया, रेट लिमिटिंग के इश्यूज़ थे, एंड बहुत की वल्नरेबिलिटीज़ हो गई अलग-अलग। ये भी सारी वल्नरेबिलिटीज़ इनसे अब बाउंटी अवॉर्डेड हुई थी। ओके। एंड जैसे आप कह रहे हैं, बग बाउंटी थी, अब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें जो आपको एचओएफ हॉल ऑफ फेम भी देते हैं, नहीं, मतलब जो कितना अमाउंट मिला वो भी बताइए हमें, वेबसाइट पे क्या बग्स ढूंढा और उसमें अमाउंट क्या रहा आपका? पहले
हैप्पी पाई पे था $55 अराउंड, एंड जो जो आप दूसरी साइट बता रहे हैं उनसे नेम नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, सॉरी, लेकिन उस पे था अराउंड $50। ओके, इसके अलावा और कोई वेबसाइट ये से सॉल्व भी थी। बताइए, कोई भी ऐसा जो बड़ा अमाउंट, कौन सा, क्यों, कितने बड़े अमाउंट पे अभी तक आपने बाउंड्री किया है? ओके, वेल, बड़ा वो तो $200 था जैसे बोल रहे हैं। ओके। वो भी एक सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम ही था, वो उसका एक्सेस के लिए मिला था वो। ओके। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे बाउंड्रीज मिला है, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिया, तो वो सब भी वन बाय वन मैं अटैच कर दूंगा। बट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, बग बाउंड्री मिलती नहीं है, डुप्लीकेट्स आ जाता है, यहाँ पे बाउंड्री देना नहीं चाहता, तो क्या रीज़न होता है इन लोगों का, क्या ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है? जब वैसे मैंने भी अपने बग बाउंड्री अपनी लाइफ में किया है, मतलब ये सर। बाउंड्री सिक्योरिटीज़ में मैंने भी अच्छा पैसा कमाया है इस पर, लेकिन यस सर। कई सारे स्टूडेंट्स को आज भी स्टिल प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको कैसे ट्रिगर करना चाहो, क्या आप गाइडेंस दोगे कि भाई इस तरीके से स्टेप लो, तो या फिर इस जगह पे बाउंड्री करो, या बग्स फाइंडिंग करो, तो जा करके आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको अवार्ड अवार्ड मिल जाएगा, कहाँ पे वेल क्या करना चाहिए? वेल, नो डाउट आपको बग बाउंटी काफ़ी हाई पेइंग फ्रीलांसिंग है, बट हम्म। स्टिल बट स्टिल का दूसरा साइड भी है कि ये आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि ओके। अब जैसे आपने बोला कि डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, बग बग नॉट एप्लीकेबल भी हो सकते हैं, नो डाउट होते हैं, नो डाउट, आई रियली अग्री विद योर पॉइंट, नो ठीक डाउट। है। तो अब इसको काउंटर कैसे करें? अब सपोज आपको मान लेते हैं कोई आपने टारगेट चुना है, तो फर्स्ट अगर आप अलग अलग स्टेज जा रहे हैं, आपकी जो भी मेथडोलॉजी हुई उससे आप बग हंटिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, तो उस टारगेट को आप छोड़िए मत, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो, उसको छोड़िए नहीं। ओके। आप पूरा टारगेट को एनालाइज़ कर दिए कि उसकी फंक्शनैलिटीज़ एक्चुअली काम क्या कर रही है, उसके सपोर्ट से उसका सपोर्ट जो सपोर्ट डोमेन है वो कैसे काम कर रहा है, जो मेन साइट है उस पे अकाउंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनका पेमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या उन पे अगर कोई सीएमएस है तो वो कैसे काम कर रहा है। तो उससे उस साइट की हम लोग को और नॉलेज हो गई, ठीक उसके है। हिसाब से हम उसको और डीप पेनिट्रेट कर पाएँगे। तो हम मान लेते हैं उसी साइट पे एक बार हम लोग का डुप्लीकेट होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डुप्लीकेट से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, नो डाउट होते हैं डुप्लीकेट, आप फ्रस्ट्रेट नहीं, आप डुप्लीकेट को भूल जाइए। आप अपनी उसी डोमेन पे और फर्दर डीप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दीजिए, ओके। तो ओके। जिस जिस डोमेन पे आपको मान लेते हैं जिस पैरामीटर में आपको डुप्लीकेट मिला, आप उसी बग को और फर्दर एस्केलेट कर दो, ठीक है? अब मान लेते हैं हम लोग को मिला था एसक्यूएल इंजेक्शन, मान लेते हैं मिला, बट वो डुप्लीकेट हो गया। तो उस आप एसक्यूएल इंजेक्शन को एडमिन अकाउंट टेकओवर से एस्केलेट कर सकते हैं, जिससे वो डुप्लीकेट भी नहीं होगा। तो हालांकि रूट कॉज उसका एसक्यूएल इंजेक्शन ही रहा, बट वो फर्दर वल्नरेबिलिटी चेन किससे हो गई? एडमिन अकाउंट टेकओवर। अच्छा। सीधा साइट सीधा साइट का एडमिन तक का सीधा साइट का एडमिन इफेक्ट उससे इफेक्ट हो गया। फिर मेन आप जिसका है कि आप बर्नआउट अगर होते हैं बग बाउंटी के कारण, तो आपको थोड़ा ये नहीं कहेंगे आप बेसिक पर ही लगे हैं पूरा टाइम, तो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग का हो गया, मूवीज़, थोड़ा अपने माइंड रिफ्रेश करिए और नए-नए थॉट्स लाइए और नए-नए बग्स के बारे में स्टडीज़ करिए। ओके। दिस तो बहुत सारी चीज़ें आप वन बाय वन बोलते जा रहे हैं, मतलब काफ़ी कुछ है ऐसे सीखने को, जो मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट में होना संभव नहीं है। लेकिन मैं यस। बोलना चाहूँगा कि आप स्टडी की बात किए, तो कहाँ से स्टडी किया जाए, कहाँ से आपको लर्निंग मिल पाए? वेल, इसके लिए भी नो डाउट काफ़ी सारे रिसोर्स हैं। स्टार्टिंग हम लोग कहें तो हम यूट्यूब से ही कर सकते हैं। ओके। यूट्यूब से थोड़ी गाइडेंस मिली हम लोग को, बग्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप इसका आया था कि हम लोग बग्स के बारे में थोड़ा और अलग है, उनसे रिलेटेड हैकर्स की रिपोर्ट्स पढ़ें। तो उसके लिए अब ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है हैकर वन की। हैकर वन अलग-अलग बग्स की रिपोर्ट डिस्क्लोज़ कर देता है, नोट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, ठीक है। अब सपोज़ कोई भी एक वल्नरेबिलिटी थी, सपोज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग थी, एक्सएसएस, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करी। ओके। तो अब उसके फर्दर और हम लोग को डिटेल में जानना है कि गाइडेंस तो मिल गई कि हाँ ये ऐसे, तो ठीक हम है। लोगों से रिलेटेड हैकर वन की रिपोर्ट्स पढ़ी कि एक हम लोगों ने तो जान लिया, पर दूसरे हैकर्स इस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को और जानने को मिल गया। फिर उससे रिलेटेड आता है कि हम लोग मीडियम के ब्लॉग्स पढ़ लें, जिसमें अलग-अलग एक्सेस की टिप्स मिलती हैं, जो बट एक्सेस तो नहीं, खैर हर वल्नरेबिलिटी की टिप्स मिलती है नो डाउट मीडियम पे। फिर हम लोग कर सकते हैं उस वल्नरेबिलिटी को और मास्टर, उस रिलेटेड लैब सॉल्व करके, स्पोर्ट्स फिगर के लैब्स हो गए, अलग-अलग सीटीएफ हो गया, और या फिर इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट पे हम लोग उस बग्स को टेस्ट करें। तो उससे और अधिकतर हम और एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी हो गया, पूरी बग बाउंटी की अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो अच्छा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बात की है, तो अब मुझे बताइए, आपने क्या ड्रॉप की इंस्टा, यूट्यूब जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, एप्लीकेशन के अंदर जो भी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए थे, क्या आपने ये सब कुछ को देखी है, ये सब के बारे में जैसे जानकारी है आप आपको? जैसे आपको यूट्यूब पे ही फॉलो करा हुआ है। क्या क्या?
जैसे आपको करा हुआ फॉलो ओके ओके वाइटली। ओके। तो आप मुझे बताइए कि अगर ड्रॉप को फुल फ्लेज फ्री में जो भी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री में ड्रॉप की बहुत सारी कंटेंट्स है जो यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, अगर उसे यस प्रॉपर फॉलो किया जाए तो क्या थोड़ी बहुत जानकारी या जो भी आपने ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया या हमारी जो भी डिस्कशन चल रही है उसमें काफ़ी कुछ कवर हो पाएगा, या यस उसका स्टार्टिंग। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता हमारी जो चैनल पे जो भी कंटेंट है? यस बिल्कुल, जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग की गाइडेंस ज़रूरी है, तो वो हम लोग को यूट्यूब से मिल सकती है। और वही जैसे आपने बोला कि आपने पहले से कंटेंट डाला हुआ है, तो स्टार्टिंग की गाइडेंस के लिए बेस्ट है वो। जैसे कोई भी न्यू पर्सन जो साइबर सिक्योरिटी या बग बाउंटी पे आना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर वीडियो से लेके गाइडेंस ले सकता है, जो कि परफेक्ट रहेगी उसके लिए, ओके, उसके बाद से। समझ गया। शुभम, वैसे आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो चुकी है हमारी, और मुझे ऐसा लगता है ना कि यस सर। ये डिस्कशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं अपने यस। व्यूअर्स को एक टारगेट देता हूँ, यस। 1500 व्यूज़ होने पे और लगभग 150 यानी कि 150 लाइक्स होने पे मैं यस। इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉडकास्ट आपके साथ शूट करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो ये टारगेट मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं। अगर इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है और इस पे अच्छा व्यूज़ आता है, कमेंट्स आता है, इस पे रीच अच्छी आती है, मतलब लोग को पसंद आता है इस तरह का डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी, लोगों को समझ में आएगा, बट इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स इसमें कवर होगी, जैसे CVE चीज़ें कवर हो चुकी है। मतलब CVE मतलब इतना हार्डकोर कंटेंट्स होता है ना, इस पे जल्दी यूट्यूब पे भी डिस्कशन नहीं, 4-5 वीडियोज़ होगी जिसमें से एक ड्रॉप की है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपने कवर किया है, और मुझे लगता है कि मुझे भी अभी बहुत कुछ अभी वीडियोस बनाने बाकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होगी जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार इस टॉपिक पे तो डिस्कशन नहीं हुआ है कभी, बात नहीं यस। हुआ, तो उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। और सेकंड, अगर इस पे मेरी टारगेट पूरी होती है हमारे व्यूअर्स की ओर से, वो सारी की डिमांड पूरी होती है, लगभग 1.5 थाउजेंड व्यूज़ का और लगभग 150 लाइक्स का, और कमेंट्स में अगर रिक्वेस्ट आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो भी हो हमारे आपके साथ, आप प्रैक्टिकली और पूरे 1 घंटे के लाइव प्रैक्टिकल ये सब कुछ A to Z चीज़ 1 बाय 1 वो आप करके दिखाओ कि आप किस तरीके से आप हेड रिस्पॉन्स को आप टेक ओवर करते हो, या अकाउंट्स टेक ओवर करते हो, या सब डोमेन्स को किस तरह आप फाइंडिंग करते हो, टेक ओवर करते हो, या अकाउंट्स या सोशल मीडिया को हैक करने क्या प्रोसीजर आप लगाओगे, और ये सारी की सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे की पूरी सेमिनार हो, एकदम लॉन्ग टर्म सेमिनार हो, मतलब एक लंबे अरसे तक ये चलता रहे सेमिनार, और आप पूरी तरह डिस्कशन प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और हमें ये उम्मीद है कि ये वेबिनार, ये पॉडकास्ट जो भी चली, ये बहुत ही अच्छी चली और बहुत सारे लोगों को नया चीज़ें सीखने और जानने को मिला होगा, और आने वाले टाइम पे ऐसी और बहुत सारी पॉडकास्ट और पॉडकास्ट पे आने वाली है। अगर आप कांटेक्ट भी करना चाहते हैं व्यूअर्स, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो किस तरह का पॉडकास्ट को लाइव आनी है और समझना जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री में वेबिनार इन सेमिनार्स मिलती है। एंड शुभम, बताइए इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल, ड्रॉप के बारे में या DCSC के बारे में? बिल्कुल, आपका वेल थैंक यू आपका पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए। बिल्कुल, वेल सेकंड पार्ट के लिए ऑल्सो आई एम रेडी, नो डाउट, जैसा आपने बोला। रेडी मैं भी हूँ, बस अब देखते हैं कि व्यूअर्स कितने रेडी हैं। यस। और आपका डीसीएससी का नो डाउट स्टूडेंट्स को होना चाहिए एनरोल। आपका क्योंकि कंटेंट आपने बिल्कुल बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं तो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड, जैसे मैं बोला कि फर्स्ट स्टेप ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो वो आपके कोर्स से ले सकते हैं। जो कि अब जैसे अलग-अलग एस्पेक्ट अलग-अलग चीज़ें आपका कोर्स कवर करे, एंड्रॉइड हैकिंग, बग बाउंटी, तो इन सबके अलग-अलग फुट स्टेप जो हैं, वो आपके स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। जिससे वो आगे फर्दर जैसे स्टेप्स होता है बग बाउंटी की, अलग आर्टिकल्स रीड करना होगा, उससे रिलेटेड लैब सॉल्व करना हो, तो यहाँ तक वो आराम से एस्केलेट कर सकते हैं। एंड परफेक्ट। सो ठीक है, सो इस वेबिनार को हम लोग इस पॉडकास्ट को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम, जो आप यहाँ पे पॉडकास्ट पे आए। आई होप कि हमारी आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, और नेक्स्ट जल्दी ही हम बिल्कुल, लोग मुलाकात करेंगे एक नई पॉडकास्ट में। और व्यूअर्स को भी अगर पसंद आए तो वो भी बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कैसे लगी हमारी इतनी बड़ी कम्युनिकेशन और इतनी सारी जो बातचीत हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।